पत्नी केस दायर किया करती है, तो अगर उस केस में जरा सा भी सच नजर आता है तो जज साहब उसमें पत्नी को प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। महिला कानूनों की बात की जाए तो पहले जब पत्नियां 498A का केस डाल दिया करती थी तो पति और उसका पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से घबरा जाया करता था। लेकिन उसी तर्ज पर दूसरा केस अगर कोई देखा जाए तो वो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डीवी का केस, यानी कि घरेलू हिंसा का केस। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया था उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन पत्नियों की सुरक्षा के लिए जिनके पति उन्हें लगातार निरंतर प्रताड़ित करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। लेकिन हुआ क्या कि 498A की तरीके से ही डोमेस्टिक वायलेंस के इस एक्ट का भी दुरुपयोग बहुत तेजी से होने लगा। बहुत सारे पुरुषों का आज ये सवाल है कि अगर उनकी पत्नी उनके खिलाफ डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे कि वो इस केस में फाइट कर सकें, इससे बच सकें और पत्नी के झूठ को साबित कर सकें। आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे अचूक उपाय लेकर आई हूँ जिससे कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो आप उस केस से बहुत ही आसानी से और निश्चित रूप से निकल सकते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि जब पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ पत्नियां झूठे एलिगेशंस लगाया करती हैं तो उन झूठे एलिगेशंस का कोई आधार तो होता नहीं है। ऐसे में पूरा परिवार बहुत ही टेंशन में आ जाया करता है। परिवार के लोग और पति डिप्रेशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें और कैसे करें। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये बात कहूंगी कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं तो उसको ही साबित करने हैं। आपको कोई एविडेंस इसको प्रूव करने के लिए नहीं देने हैं। जो भी एलिगेशंस हैं उनके हिसाब से सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना आपकी पत्नी की जिम्मेदारी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगी कि पति खराब है, उसके साथ मारपीट करता है, उसको खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता है, उसको मारपीट के घर से निकाल दिया और बहुत बार उसे पुलिस के पास भी जाना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे उपाय, ऐसे सटीक बाण बताने जा रही हूँ जिनको अगर आपने समझ लिया और उनको अपने केस में उतार लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला उपाय और अचूक बाण का काम करने वाला जो उपाय है वो ये है कि आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। शादी के पहले जो आपकी कोर्टशिप थी या फिर शादी के बाद आप जहाँ भी घूमने गए, जो भी आपने शॉपिंग की, जहाँ जहाँ भी अपनी पत्नी को लेके गए, वहाँ के बिल्स, वहाँ के टिकट्स और वहाँ की जो भी प्रूफ्स, फोटोग्राफ्स वगैरह आपके पास हो वो सब आप कलेक्ट करके रखिए। अगर आपकी कोई व्हाट्सएप चैट्स हैं या फिर सोशल मीडिया में आपके कोई वीडियोस हैं या फिर एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए अगर आपका कोई कांटेक्ट हुआ है, आपस में चैट हुई है, तो उन सब को भी आप सुरक्षित कर लीजिए और उनकी कॉपीज निकालकर संभाल कर रख लीजिए। शादी के बाद आप घूमने फिरने गए हैं, हनीमून पर गए हैं या किसी फंक्शन में एक साथ आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, वो सारी फोटोग्राफ्स आपके केस में बहुत काम आएंगे। अगर आपकी पत्नी बीमार थी, आपने छुट्टी ली थी, तो वो एप्लीकेशन की कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस आपके पास इकट्ठे हो सकते हैं। आपने पत्नी को गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए हैं या ऑनलाइन शॉपिंग की है तो उन सब के बिल्स वगैरह, वो ट्रांजैक्शंस की कॉपी भी आप निकाल के अपने पास रख लीजिए। साथ ही आप जब घूमने फिरने गए हैं तो ट्रैवल के टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हैं, रेलवे के टिकट्स हैं, जो भी आपके पास हैं वो सारी चीजें आप कलेक्ट करके रखिए। और ये सारा काम आपको सबसे पहले कर लेना है जब आपकी पत्नी आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है और उसका संबंध आपके पास
पहुंचता है। दूसरा उपाय है कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो 498A की तरीके से आपको ये कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं कि जिसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और उसके बाद आपको बेल करानी पड़ेगी, पता नहीं बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, और आपकी कोई ना अरेस्ट होनी है, और इस तरीके की सारी टेंशन आपके दिमाग से खत्म हो जानी चाहिए। तो दूसरे पॉइंट में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा उपाय है, वो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन। जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस आपने अपने ऊपर देखा, पत्नी ने जो भी एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए हैं, अनाप शनाप बेबुनियाद, उन सब को आपने देखा, पढ़ लिया, और आपको ये सब समझ में आ गया कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। उसने उनको भी फंसा दिया है, उन लोगों का नाम भी उस केस में दर्ज करा दिया है जो कि उसके साथ घर में रहते भी नहीं हैं, जैसे कि चाची, मामी, ताई, मौसी, या फिर वो सिस्टर्स जिनकी शादी हो चुकी है। आपको केस की पहली तारीख पर ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लेकर जाना है, जिससे कि आपको कोई परेशानी आगे ना आने पाए। आप बाकायदा जो जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी को लेकर जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन। तो जो जो एलिगेशंस आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ लगाए हैं और आपके परिवार के जिसके जिसके ऊपर लगाए हैं, आप जानते हैं कि सब बेबुनियाद हैं और सब झूठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 482 सीआरपीसी के तहत सीधा हाई कोर्ट जाकर क्वेश्चन के लिए भी लगा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है नो पनिशमेंट, यानी कि आपकी पत्नी ने ये जो केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो आपके अगेंस्ट अपना प्रोटेक्शन लेने के लिए किया है। अगर वह आपसे कुछ मांग रही है तो आपके ऊपर सजा का प्रावधान नहीं हो सकता। अब चूंकि एक क्रिमिनल केस नहीं है इसलिए आपको कोई सजा नहीं हो सकती, तो इससे आप चिंता मुक्त हो गए। छठा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अक्सर इस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब कोई पत्नी केस दायर किया करती है, तो अगर उस केस में जरा सा भी सच नजर आता है तो जज साहब उसमें पत्नी को प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर को आपने ब्रीच किया यानी कि तोड़ा, तो फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके विरुद्ध क्रिमिनल कार्यवाही भी हो सकती है और पुलिस का रोल यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर जज साहब ने किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर आपकी पत्नी के फेवर में दिया है जज साहब ने, तो आपको उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। सातवां इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस केस का आपके पास सम्मन आता है और पूरा का पूरा नोटिस आपको मिल जाता है, तो अब आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। यह ज्यादातर लोग स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसके पति यानी कि आप उससे रोज रोज प्रतिदिन मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं, तो यहाँ सीधे सीधे आपको ये नहीं कह देना है कि नहीं ऐसा नहीं करते, बल्कि यहाँ पर घुमाकर आपको ये बात कहनी है कि आप पत्नी को किस तरीके से रखते थे। स्पेसिफिकली अगर कोई लांछन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाया है तो आप उस बात को विशेष रूप से डिनाइल करना यानी उस बात से मुकरना भूल जाएं। यानी कि जवाब देते समय आप स्पेसिफिकली उस बात को झुठलाना भूल गए और आपने कहीं ना कहीं उस बात को मान लिया, उस बात को स्वीकार कर लिया जो लांछन आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाए हैं। इसलिए किसी भी लांछन को, किसी भी आरोप को स्पेसिफिकली डिनाइल करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने जवाब में। और अब अगले पॉइंट पर आते हैं, विटनेसेस को तैयार करना। जब भी आप अपना जवाब दे रहे हैं तो उस जवाब को देते समय आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको गवाही के समय कुछ विश्वसनीय गवाहों को लेकर कोर्ट में जाना है। कुछ क्रेडिबल विटनेसेस होने चाहिए जो कि जब भी उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो घबरा कर आपके विरुद्ध कोई बात न बोल दें। कभी कभी दूसरे पक्ष के वकील के उग्र हो जाने पर या फिर उससे बहुत ही तेजी से क्वेश्चन पूछे जाने पर गवाह जो होते हैं वो टूट जाते हैं और कुछ न कुछ आपके विरुद्ध इस तरीके की बात बोल देते हैं कि आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ऐसी गवाहियां नहीं चाहिए, बल्कि कुछ विश्वसनीय
और क्रेडिबल जो एविडेंसेस हैं वो आप लेके कोर्ट में जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंतर्गत कि आपकी पत्नी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है, वो उसमें इंटरिम भी मांग सकती है, इंटरिम मेंटेनेंस की मांग भी कर सकती है और परमानेंट मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आपकी पत्नी कमाती है कि नहीं कमाती है, और अगर आपकी पत्नी कमाती है तो वो कहाँ पर काम करती है और कितना अर्न करती है, ये सब आपको साबित करना होगा। अगर अब आप इस बात को नहीं प्रूव कर पाते कि आपकी पत्नी कमाती है और कितना कमाती है, तो फिर हो सकता है कि आपकी पत्नी की एप्लीकेशन के ऊपर जज साहब कोई ना कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट कर दें। और इसके बाद अगला और अंतिम एक पॉइंट रह जाता है जो है टू इंगेज अ लॉयर। मतलब कि कभी कभी आप पैसा बचाने के लिए या फिर अपनी स्मार्टनेस को दिखाने के लिए या फिर अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी ने जो भी लांछन आपके ऊपर लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, वो आपके ऊपर बीते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से उनका जवाब दे सकते हैं। आप अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट के समय पर अगर कोई बात पूछी जाएगी तो वकील से ज्यादा अच्छा आप बता सकते हैं। लेकिन आप यहीं पर मात खा जाते हैं, क्योंकि आपके सामने तो आपका अपना ही केस है एक, लेकिन वकील साहब तो रोज इस तरीके के दसियों केस फेस करते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म कोर्ट का फेस करते हैं वो एक्सपीरियंस आपके पास कतई नहीं है। कोर्ट की कार्यवाही में क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, किस समय पर क्या बात कहने से फायदा है और किस समय क्या बात कहने पर नुकसान हो सकता है, इस सब को एक एक्सपर्ट एडवोकेट ही हैंडल कर सकता है। आखिरी ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आपको खुद वकील नहीं बनना है। आपके वकील साहब जब भी कोर्ट में कोई बात बोलते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि ये बात इस तरीके से कहनी चाहिए, वकील साहब ने ये बात यहाँ पर नहीं कही, ये बात छूट गई, आपको ये बात और बता देनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप खुद जोर जोर से कोर्ट में बोलने लगते हैं और अपनी बात को वहां पर बोलना शुरू कर देते हैं तेजी से। आपके वकील साहब आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन आप अपनी वकालत जारी रखते हैं। उत्तेजना में, जोश में, घृणा में, गुस्से में आप वो सब कुछ कह जाते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, और आपका ये सारा स्टेटमेंट हो जाता है रिकॉर्ड, और ऐसे में ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है जो कि आपके गले की हड्डी बन जाता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।